हेलो एवरीवन, इट्स शिवन केवल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अपना बायोलॉजी की क्लास 10 का लास्ट चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले अब हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा एनवायरनमेंट कवर किया था। एनवायरनमेंट होता क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या है इकोसिस्टम के, टाइप्स क्या है इकोसिस्टम के, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, उन्हें कैसे मैनेज करें। जैसे कि हमारी एयर, वाटर, रिवर, फॉरेस्ट, जंगल, इन सब चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इन सब का यूज़ उठा सके, अच्छे से उनका इस्तेमाल कर सके। तो उनके लिए हम इन्हें कैसे प्रिजर्व करें, कैसे मैनेज करें इन सब के लिए, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ह्यूमंस के लिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे कि रिवर हो गया, हमारा रिवर होता है, नदी से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। पानी मिलता है तो पानी जो नदी है वो हमारे एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें एक यूज़फुल चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जो कि है वाटर। जैसे जंगल हो गए, जंगल से हमें क्या मिलता है, फल मिलते हैं और अलग अलग लकड़ी मिलती है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो वो नेचर हमें दे रहा है ये रिसोर्सेज कि तुम इसको इस्तेमाल करो। उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें नेचर से चीजें मिल रही हैं उन सबको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। वो ह्यूमंस के यूज के लिए बनाई गई है, लेकिन एक लिमिट तक ह्यूमंस उन्हें यूज कर सकते हैं। एक लेकिन हम लोग आज के टाइम पे उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेचर इस सबके अगेंस्ट जा रहा है। समझ आई? अब इसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, इसके टाइप्स, सबसे सॉरी इसके एग्जाम्पल: एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, कोयल, पेट्रोलियम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब के सब क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। मतलब ये नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है या पहले से ही बनते आए हैं, हमने नहीं बनाया नहीं, ये नेचर हमें खुद देता है। अब क्या है, हम क्या हुआ था इसमें, हमारा एक गंगा एक्शन प्लान, हमारी सरकार ने एक प्लान चलाया था, यानी कि एक्शन लिया था। गंगा रिवर में बहुत ज्यादा गंदगी हुई थी 1985 के आसपास, तो गंगा रिवर की वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक एक्शन हमारी गवर्नमेंट ने लिया था, जिसका नाम गंगा एक्शन प्लान था, जो कि 1985 में लिया गया था, ताकि हम अपने गंगा रिवर जो हमारी नदी जो है, उसकी वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। अब उसकी वाटर क्वालिटी खराब हुई कैसे थी, इस बात को देखते हैं। अब क्या था, कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म एक ग्रुप था, एक कोलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया का एक झुंड था, एक ग्रुप था। ये जो बैक्टीरिया होता है ये ह्यूमन इंटेस्टाइन्स के अंदर मिलता है, हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर ये देखने को मिलता है। तो जब रिवर वाटर लिया गया, गंगा रिवर का पानी लिया गया, उसकी लैब में टेस्टिंग वगैरह हुई, तो उससे पता चला कि उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया उस पानी को और ज्यादा खराब कर रहा है, उस पानी को सड़ा रहा है, उस पानी को बेकार कर रहा है बहुत ज्यादा। इस स्टडी से हमें पता चला कि गंगा रिवर जो है उसके अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि कंटेमिनेशन कर रही है और बीमारियां भी कर रही है। ठीक। तो उसके अगेंस्ट में कौन सा एक्शन लिया गया था, गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1985। अब ये ग्राफ है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें है कि 1993 और 1994 के टाइम पे जो कोलिफॉर्म काउंट किया गया था, कितना था पानी में, कितना नहीं थे, उसकी लेवल कम ज्यादा क्या थी, उस सब का पूरा ग्राफ दिया गया है। ये हमारी एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। ठीक है। अब क्या है, गंगा की एक केस स्टडी दी गई है गंगा रिवर के ऊपर ही, पॉल्यूशन ऑफ द गंगा। ये स्टडी सबसे पहले देखो, हमारी जो गंगा रिवर है वो 2500 किलोमीटर लंबी है, 2500 किलोमीटर। और कहाँ से चलती है, हमारे हिमालयाज में जो गंगोत्री है वहां से गंगा सागर नामक एक जगह है बे ऑफ बंगाल में, वहां तक ये बहती है। मतलब चल कहाँ से रही है, हिमालय से चलती है और बे ऑफ बंगाल तक चलती है। हिमालयाज में हमारी गंगोत्री से चलती है गंगा, और कहाँ तक जाती है, बे ऑफ बंगाल में जो गंगा सागर है वहां तक ये बहती है। अब ये जब बह रही है, गंगा हिमालय से आ रही है और बंगाल की तरफ जा रही है, बे ऑफ बंगाल तक जा रही है, तो उसके बीच में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारी जगहें पड़ती हैं। तो यहाँ से रिवर जो है इन इन स्टेट्स में को पास होके रिवर आ रही है। तो जब रिवर इन इन स्टेट्स में पास हो रही है, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि एक रिवर है अकेली बह रही है। रिवर जैसे ये रिवर हो गई हमारी, ये नदी होती है, इसके साथ छोटे छोटे ड्रेनेज होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। जैसे एक स्टेट से निकल रही है रिवर, एक स्टेट से निकल रही है, अभी ये रिवर जो है, इस रिवर के अंदर भी पानी जो है, जो उस स्टेट में या उस इलाके में जो आसपास छोटे छोटे नाले होंगे वो सब इस रिवर से जुड़े हुए होंगे। जब वो इस रिवर से जुड़े होंगे तो जितना भी गंदा पानी होगा वो सारा का सारा गंदा पानी, इन नालों का गंदा पानी आके रिवर में मिल रहा है। और नालों में जो गंदा पानी होता है ये क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट, फिकल मैटर, ये सारी चीजें होती हैं।
इनडायरेक्टली ये सारा का सारा जो ह्यूमन फीकल मैटर है ये हमारी इस गंगा रिवर में बह रहा है। तो गंगा रिवर अगर मान लो 4-5 स्टेट से पास होके जा रही है ना, तो 4-5 स्टेट में जितना भी फीकल मैटर, जितनी भी गंदगी है, वो सारी की सारी उस रिवर में आके, हमारी गंगा में आके मिल रही है। और जो ये हमारा जो फीकल मैटर है, ह्यूमन एक्सक्रीट है, ये सब मिल रहा है। ह्यूमन एक्सक्रीट है तो ह्यूमन के अंदर तो इंटेस्टाइन में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पहले से ही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सक्रीटा में से जो ह्यूमन वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर भी तो वो बैक्टीरिया होगा ना, तो वो बैक्टीरिया हमारा इस तरीके से रिवर में आ रहा है। 2500 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि हिमालय से बे ऑफ बंगाल तक जाती है। ये इन स्टेट्स के थ्रू पास होके जाती है, और जब वो इन स्टेट्स में वो जाती है तो इन स्टेट की जितनी भी गंदगी होती है, फीकल मैटर वगैरह, एक्सक्रीटा वगैरह, चाहे इंसान जानवर कुछ भी हो, क्योंकि छोटी छोटी नालियाँ, ये जो होते हैं सी, छोटे छोटे जो नाली होते हैं, ये सब इस रिवर से जुड़ी हुई होती हैं। तो इन नाली की जितनी भी गंदगी होती है वो सारी हमारी नदी में आ रही है, इस रिवर में आके मिल रही है। तो ये रिवर पूरी तरह से गंदी हो रही है, और इस रिवर के अंदर क्या है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा, संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक इस वजह से ये क्या कर रही है, बीमारियां कर रही है, इसके अंदर माइक्रोब की ग्रोथ हो रही है, इस गंगा में कंटेमिनेशन हो रही है। इस वजह से ये सब हुआ था। अभी भी है, अभी भी पूरी तरह से कुछ साफ नहीं हुआ। फिर क्या है, अब बहुत सारा क्या होता है, अब शहर है, कोई शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी है, इंडस्ट्रीज भी है, कुछ इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज से जितना भी सीवेज आता है, गंदा गंदा पानी आता है, वो सब भी इस रिवर में आके मिलता है। तो अब तुम देखो रिवर कितनी ज्यादा हद तक पॉल्यूटेड हो चुकी है। ठीक है, और इसकी वजह से नदी में अगर कोई भी फिश है या एक्वेटिक प्लांट है, एनिमल है, छोटे छोटे जानवर है पानी में रहने वाले, उन सब की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्हें इतनी सारी गंदगी फेस करने को मिल रही है। तो इतनी गंदगी के अंदर अलग अलग बैक्टीरिया है, कुछ कुछ है, तो इन बैक्टीरिया की वजह से क्या होंगे, मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि गंदा पानी हो गया, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है वाटर में। और पता नहीं टॉक्सिक मटेरियल भी है, क्योंकि अब भाई रिवर है, रिवर के आसपास इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से जितनी भी गंदगी होगी, जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होगी, वो नाले के थ्रू आएंगे, इस रिवर के अंदर जाएंगे, या रिवर के अंदर जा रहे, रिवर के अंदर भाई मछलियां भी रह रही हैं, और भी जानवर होंगे, कोई छोटे मोटे प्लांट्स भी होते हैं। तो इन केमिकल्स की वजह से, इस ह्यूमन एक्सक्रीट गंदगी की वजह से ये फिशेस वगैरह इन सब की डेथ हो जाती है। समझ आया? तो ये था हमारा गंगा रिवर की केस स्टडी है। गंगा रिवर इतनी इतनी लंबी है, यहाँ से यहाँ तक बह रही है, और इसके अंदर जो फिशेस की डेथ हो रही है इसी कारण से हो रही है। ये 3 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट याद रखना। अब एक एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन थी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनका काम होता है पीएच चेक करना, पानी की पीएच कितनी। यूनिवर्सल कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं, यूनिवर्स ने पहले से बना के रखे हैं, उनका इस्तेमाल होता है पानी की पीएच को चेक करना। ठीक है, टाइम टाइम पर वो पीएच को चेक करते रहते हैं पानी की। पीएच क्या होती है? पीएच मतलब कि पानी की एसिडिटी कितनी है, कितना एसिडिक है पानी, कितना खतरनाक है पानी, एक तरीके से इसे बोल सकते हैं। कितना यूज करने लायक है पानी, कितना यूज करने लायक नहीं है पानी। तो इस चीज को कौन चेक करेगा? इस चीज को पीएच बोल रहे हैं, कि पानी कितना इस्तेमाल करना करने लायक है और कितना नहीं है, ये उसकी पीएच होती है। और इस चीज को चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उन्हें हम पानी के अंदर डालते हैं, और पानी, फिर वो इंडिकेटर हमें चेक करेगा, एक वैल्यू देगा और बताएगा कि ये पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि बहुत ज्यादा खतरनाक है या सेफ है, कैसा पानी है, वो सब इंडिकेटर बताएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब हमें अपने एनवायरनमेंट को तो बचाना भाई, तो एनवायरनमेंट के बचाने के लिए 3 R's होते हैं, ये हमने पहले भी सुना होगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सभी होते हैं। बल्कि अब तो ये 3 है। अब इसमें देखो, सबसे पहले क्या है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम से कम किसी चीज का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर हमें, अब हमारे हाथ में ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये चीजें तो हमारे हाथ में है ना, कि अगर जैसे फालतू में हम रूम्स के फैन लाइट्स ये सब ऑन करके रखते हैं, इन सबको ऑफ करना। अगर हम यूज नहीं कर रहे किसी चीज को तो उसको ऑफ करना। ठीक है, कोई टंकी खुली रह गई, टैप खुली रह गई, उसमें से पानी लीक कर रहा है, तो पानी की वेस्टेज हो रही है, उस सबको रोकना। खाना जितना चाहिए उतना लो, उतना खाओ, बाकी खाना वेस्ट मत करो। ठीक है, तो ये चीज तो हम हमारे हाथ में है ना, इतना तो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो जो जो चीजें हम बचा सकते हैं उन सबको हमें बचाना चाहिए। ठीक है, उन सबको हमें रिड्यूस करना चाहिए, ये रिड्यूस के अंदर आता है। फिर आता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, पेपर हो गया। ठीक है, जैसे इन सबको हम लोग क्या करते हैं, उठा के कूड़े में फेंक देते हैं। पहली बात तो इन सब चीजों को अलग अलग सेपरेट करना चाहिए। मेटल के लिए अलग डस्टबिन डब में डालना चाहिए, प्लास्टिक अलग डस्टबिन में, पेपर अलग डस्टबिन में, सारी चीजें अलग अलग जगह सेपरेट होनी चाहिए, सारा कूड़ा अलग अलग जगह सेपरेट होना चाहिए। फिर ये सारा कूड़ा क्या होता है, फैक्ट्रीज के अंदर हम भेज सकते हैं, और फैक्ट्री के अंदर जैसे रद्दी वाले कॉमनली बोलते हैं, एक तरह का रद्दी है, लेकिन हर तरह का अलग अलग सेपरेट करना
चाहिए। फिर इन सबको फैक्ट्रीज में जाके दोबारा से नए नए मेटल के आइटम्स, नई नई बॉटल्स में या फिर नई नई पेपर में, क्लीन पेपर में इन्हें कन्वर्ट करके फिर मार्केट में दोबारा बेचा जाता है। तो ये सब होता है, ये आता है रिसाइकल में। रिसाइकल से भी सबसे बढ़िया तरीका होता है रीयूज। क्योंकि रिसाइकल के अंदर क्या लगता है, बड़ा झंझट है भाई। कूड़े को सबसे पहले अलग अलग सेपरेट करो, फिर उसको रद्दी में बेचो, उसके बाद वो सब फैक्ट्री में जाएगा, फिर फैक्ट्री में जाएगा, वहां पे दुनिया भर की एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सब लगेगी, उसे दोबारा से उस चीज में नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, फिर वो मार्केट में आएगा, हम उसे दोबारा खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ा झंझट है। तो रीयूज के अंदर सिंपल सी बात है, कोई प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल हमने एक बार यूज कर ली, ठीक है, उसके बाद क्या है, हम उसको फेंक देते हैं। उसे फेंकने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसे कट करके किसी और चीज में कन्वर्ट कर लो, किसी डेकोरेटिव आइटम में कन्वर्ट कर लो, या उसमें नीचे होल्स करके उसमें हम एक प्लांट लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे जैम्स की, जलीज की, सॉस की, ये सारी जो किचन में यूज होने वाली बॉटल्स होते हैं, खाली हो जाते हैं, इन सब से हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। तो ये रीयूज एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें एनर्जी कंजर्व होती है। रिसाइकल में क्या होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, बड़ा झंझट है, कूड़े को अलग करना, फिर भेजना, फिर वो दोबारा से कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने में भी इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वाटर लगता है, और भी दुनिया भर के रिसोर्सेज लगेंगे। उसके बाद फिर वो दोबारा मार्केट में जाएगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, फिर दोबारा बिकेगा वो। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है रीयूज। अब हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना चाहिए, क्यों करूं मैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्यों करूं भाई मैं मैनेज। क्योंकि अगर हम, तुम खुद सोचो, अगर हम इन रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करेंगे, अगर हम आज अपने जंगल नहीं बचाएंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, हमारे पास खाना कहाँ से आएगा, दवाई कहाँ से आएगी, लकड़ी कहाँ से आएगी, ये सारी चीजें कहाँ से आएगी। आज हम अपने प्लेनेट पे एक कपड़े से लेके, बुक से लेके फर्नीचर तक जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारा कहाँ से आ रहा है, हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। वो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेचर से ही बन रहा है। पेपर हमारा नेचर से बनता है, मेडिसिन हमारी फॉरेस्ट से आ रही है, हमारा फूड नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है, जितने भी व्हीकल्स वगैरह जो सब बनते हैं वो सब नेचुरल रिसोर्सेज से आ रही है, कोयल, पेट्रोलियम, वो सब नेचुरल रिसोर्स है। तो ये सारे रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, इसलिए हमें अपने अर्थ को, हमें इन रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इन्हें मैनेज नहीं करेंगे, ये सारे के सारे रिसोर्सेज धीरे धीरे वक्त के साथ पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अर्थ पे कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, समझ आया, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हमें इन्हें यूज करो, लेकिन एक लिमिट में यूज करो, और यूज करने का तरीका बदलो, ठीक है, ताकि वेस्टेज भी ना हो और हम यूज भी कर सकें और रिसोर्सेज हमारे बने रहें, और आगे फ्यूचर जनरेशन भी इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सके। तो इसलिए हमें मैनेज करना है अपने ही सर्वाइवल के लिए। इसमें नेचर का कोई फायदा नहीं, नेचर को तो 1 मिनट लगेगी सबको उड़ाने में, हमें खुद के सर्वाइवल के लिए इन सबको मैनेज करने की जरूरत है। ठीक है, अब हमें देखो, सारी चीज तो हमें नेचर से मिल रही, क्या चीज है सिर्फ हमें जो बाहर से मिल रही है, वो है एनर्जी। और एनर्जी भी हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। अब कैसे मिली सन से एनर्जी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सन से एनर्जी कहाँ जाती है, प्लांट्स तक जाती है। प्लांट को फिर कौन खाएगा, जैसे काऊ ने खा लिया प्लांट को, तो वो प्लांट की एनर्जी काऊ में जाएगी, फिर काऊ की एनर्जी काऊ को जो खाएगा उसके अंदर जाएगी। तो ऐसे एनर्जी आती, तो एनर्जी आई कहाँ से, एनर्जी आई हमारी सन से। तो ये देखो, सारी चीज इंटरकनेक्टेड है। हम बोलते हैं कि हमने खाना खाया, हमारे अंदर एनर्जी, खाने से एनर्जी है, लेकिन वो खाना कहाँ से आया, खाना कैसे बना, वो खाना हम जंगल से लेके आए, हम पेड़ पौधों से लिया हमने वो खाना। और पेड़ पौधों के पास, पेड़ पौधे वो खाना कैसे बना पाए, क्योंकि उनके पास सन की एनर्जी थी, उन्होंने सनलाइट एब्जॉर्ब की थी, और सनलाइट एब्जॉर्ब की थी, तो इसका मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी है वो सन से ही आ रही है। तो सारी चीजें हमें नेचर से मिल सकती हैं, सारी चीजें हमें, मतलब कि फॉरेस्ट से अर्थ पे मिल रही है। एक चीज सिर्फ सन, एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हमें सन से मिलती है, ठीक है। इवन दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय, और इस एनर्जी को भी हम लोग जिंदा रहने में, फिजिकल एक्टिविटी करने में, सरवाइव करने में, इन सब चीजों में इस्तेमाल कर देते हैं अपने डेली यूज में। अब हमें अपने रिसोर्सेज को बड़े ध्यान से क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, फिर वही बात, पहले पूछा कि मैनेज क्यों करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमें उनसे मिल रहा है, तो हमें मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अब बड़े ध्यान से यूज क्यों यूज करना चाहिए, बड़े ध्यान से इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज बहुत तेजी से गिरते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज खड़ी होती जा रही है, दुनिया भर की फैक्ट्री बन रही है, जो हमारे जंगल थे उन्हें काट के वहाँ फार्म लैंड बनाए जा रहे हैं, खेत बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जमीन जो बहुत सारी जंगल काट दी, बंजर जमीन हो चुकी है, बिल्कुल लैंड
लैंड खत्म खत्म हो चुकी है, फ्लड आ रहे हैं, ड्रोट आ रहे हैं, दुनिया भर की दिक्कतें हो रही हैं। ये सब किस वजह से हो रही है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं, और अगर इतनी ही रफ्तार से खत्म होते रहे तो आने वाले कुछ ही साल हैं, कुछ ही सालों में पूरा अर्थ हमारा सपाट खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट और अपने नेचर को बचाने के बीच एक बहुत बारीक लाइन है, जिस लाइन का हम लोग ध्यान नहीं रख रहे, लेकिन हमें उस लाइन का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आगे जाके सब कुछ भैया खत्म है। अभी अभी तो मैं क्या लगता है, देखो अभी हमें क्या लग रहा कि अरे वाह, जंगल से ये मिल गया, अरे वाह इससे ये मिल गया, नदी से ये मिल गया, ये मिल गया, ये ठीक है, अरे वाह जंगल काट दे, प्लॉट मिल गया, बढ़िया, इतना बढ़िया आलीशान घर बनाएंगे। अभी तो बना लोगे शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन आगे जाके जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है वो सब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इंसान के लिए सांस लेना तो वैसे ही आज भारी हो रखा है, एक ही वही इतना बड़ा हुआ है, आगे जाके तो कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला। अब इसमें हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे सबसे पहले फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर दो टॉपिक है, उसके बाद वाटर एक टॉपिक आएगा, डैम्स एक टॉपिक, इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, वो देख लेते हैं। अब फॉरेस्ट मतलब जंगल, और वाइल्ड लाइफ मतलब वहां पे रहने वाले अलग अलग पेड़ और पौधे, ये होते हैं हमारे। ठीक है, अब फॉरेस्ट क्या है? हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब है यहाँ पे जानवरों की और पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये मतलब हॉटस्पॉट मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हद से ज्यादा मिलेगी। वो कहाँ पे मिलेगी? हमें जंगलों के अंदर मिलेगी। जंगल में इतने तरह के पेड़ होंगे ना, हमें पता भी नहीं होगा, इतने तरह के पेड़, जड़ी बूटियां और पता नहीं क्या क्या उगी होते हैं, वो सब नेचुरली उगी होती हैं। वो किसकी वजह से? नेचर, नेचर मदर अर्थ प्रोवाइड करा रही है, मदर अर्थ की वजह से हो रहा है। हम नहीं जाते वहां रोज जंगलों में पानी डालने या खाद डालने या कुछ भी देने, जो कुछ भी है वो सब नेचर प्रोवाइड करा रहा है। देखो इतने बड़े बड़े जो जंगल खड़े हैं, वो सब नेचर की मेहरबानी है। देख रहे हो ये सिस्टम चल कैसे रहा है, और खुद कैसे इन सब चीजों को, इतने सारे जानवर रहते हैं जंगल में, वो सरवाइव कर रहे हैं किसकी वजह से? अर्थ की वजह से, मतलब कि नेचर की वजह से। नेचर खुद सबको सब कुछ प्रोवाइड कराता है, लेकिन हम नेचर का बहुत ज्यादा ओवर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना वो दे रहा है हम उतने से सहमत नहीं है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, जो लालच है। ठीक है, ये जो लालच है ना इंसान का, इसी की वजह से ये सब आज बर्बाद होते जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, इतना फर्क है कि इंसान ने इसे डेवलपमेंट का नाम दे दिया, पर ये डेवलपमेंट नहीं है, ये बर्बादी है। अभी तो 2 पल की खुशी मिल रही है इस चीज़ से, लेकिन आगे जाके नहीं मिलेगी, आगे जाके फिर रोना ही रोना है। अब क्या है? इसमें क्या है मेजर, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इस जगह की बायोडायवर्सिटी कितनी है? भाई जितने वहां स्पीशीज प्रेजेंट होंगे उन्हें गिन लो, उस एरिया की बायोडायवर्सिटी इतनी है। अगर मैं कहूँ जैसे मैं जहाँ रह रही हूँ, यहाँ छोटा सा जंगल है, तो इसकी बायोडायवर्सिटी कितनी होगी? जितनी तरह की यहाँ स्पीशीज रह रही होंगी वही उसकी बायोडायवर्सिटी। अगर यहाँ पे 50 तरह की स्पीशीज है, तो इस एरिया की बायोडायवर्सिटी 50 है, क्योंकि 50 अलग अलग तरह की स्पीशीज, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, वो सब यहाँ सर्वाइव कर रही है इस जंगल में। ठीक है, तो जिस एरिया की पूछिए उसमें गिन लो कि कितने वहाँ स्पीशीज प्रेजेंट है, और वही स्पीशीज हमें बता देगी कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कितनी है। अब जंगल में ये तो है नहीं कि एक तरह की स्पीशीज रहती है, अलग अलग तरह की स्पीशीज रहती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया भी होगी, फंगस भी होगी, इंसेक्ट भी होंगे, बटरफ्लाईज, नेमाटोड्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, एनिमल्स, हर तरह के सब, हर तरह के प्लांट, हर तरह के जानवर, हर तरह की स्पीशीज जो है जंगल में रहती है। अब हमें इसके कंजर्व करने की जरूरत है, ताकि हम क्या कर सकें। एक सबसे पहले तो जो ये हमें जो मिला है, नेचर जो हमें मिली है चीजें, विरासत में हमें क्या मिला? ये नेचर मिला है हमें विरासत में, हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, हमें इसे आगे पास ऑन करना है। तो आगे पास ऑन करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, कि अभी अपनी सारी इच्छाएं, डिमांड सब पूरी कर लो और आगे हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी प्रोवाइड ना कर सकें। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, अपनी तरफ से हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस ऐसे ही बढ़ता रहा तो इकोसिस्टम अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। इकोसिस्टम अनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे इकोसिस्टम चलता है, इकोसिस्टम में हमारी क्या होती है? फूड चेन होती है, फूड वेब होती है, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तो ये सारी चीजें टूटनी शुरू हो जाएंगी, सब कुछ टूटना ही सब शुरू हो जाएगा। ठीक, अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के अंदर दो टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला होता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें हम
बात है कि हमें कंजर्वेशन करने की जरूरत है। अब कंजर्वेशन क्यों करनी है? कंजर्वेशन की जाती है ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उन सबको प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि जैसे इंसान की एक लाइफ है, उनकी भी एक लाइफ है। ठीक है, और वो सब हमारी उसके लिए हमारे नेचर का एक पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है, तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि वो हमें इतनी यूजफुल चीजें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हमारे सर्वाइवल का एक पार्ट है, तो उन सबको कंजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। अब अगर हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे तो इसकी वजह से इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब जो हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम मैं जैसे बोलूँ तो मैं अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ जाएगी, ओजोन डिप्लीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ड्रॉट, फ्लड, इन सब के केसेस अभी भी होते हैं, आगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाएगी अर्थ पे, सांस लेने की दिक्कत होगी, दुनिया भर की बीमारियां फैल जाएंगी, स्किन कैंसर्स वगैरह हो जाएंगे, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, और इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा, इंसान आखिर में मर ही जाएगा, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं है, जिस चीज जहां से वो चीज ही नहीं है, जिस जो चीज हमारे सर्वाइवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा? क्योंकि पेड़ से ऑक्सीजन आ रहा है, उससे खाना आ रहा है, एनर्जी उससे आ रही है, सब कुछ उसी से तो आ रहा है हमारा। तो अगर वो ही नहीं होगा तो इंसान भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपने नेचर को, अपने इकोसिस्टम को, अपनी डाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत है। अब इसमें जो हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, उसमें दो पार्ट्स आते हैं, ए और बी करके। मैं तुमको बता दूं, सबसे पहले स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जो जंगल पे डिपेंड करते हैं, उनसे अपनी जरूरत की सारी चीजें लेते हैं। उसमें सब आते हैं, हम लोग भी आते हैं उसके अंदर। हमें जो भी चाहिए होता है, फूड, मेडिसिन, क्लॉथ, पेपर, सब कुछ, बास्केट्स वगैरह, कुछ भी चीज हो, ठीक है, ये सारी की सारी हमें कहाँ से मिल रही है? ये सारी की सारी हमें फॉरेस्ट से मिल रही है। ठीक, तो हम भी स्टेक होल्डर्स हैं। जी। अब ब्रिटिश रूल से पहले क्या होता था? ब्रिटिश रूल से पहले की अगर मैं बात करूँ तो लोग जंगल में रहते थे, आदिवासी जिन्हें बोलते थे। आज भी कुछ कुछ एरिया है हमारे इंडिया के जहाँ पे कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आदिवासी आज भी हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स रूल से पहले क्या था? जंगल में जो लोग रहते थे, उन्हें जंगल में जो चीजें थी, खाना पीना उनका सब कहाँ होता था? वहीं से होता था। पत्तियों के वो कपड़े बनाते थे, सारी चीजें वो जंगल से ही करते थे। लेकिन उनके टाइम पे कभी फॉरेस्ट खत्म नहीं हुआ, इतनी बुरी हालत उनके टाइम पे नहीं, बल्कि वो तो हर एक चीज के लिए अपने फॉरेस्ट पे डिपेंड है। वही उनका घर है, वही उनकी रहने की जगह है, वो उनका खाने का है, सब कुछ उनका वही है। लेकिन जब वो थे तब तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि इतना ज्यादा रिसोर्सेज खत्म हुए जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें सस्टेनेबिलिटी का पता था। उन्हें पता था कि किसी चीज को, जंगल को, हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हम उसे बचा सके। ठीक है, और जब हमारी जरूरत पूरी होती रहे और आगे वाली जनरेशन के लिए भी बचता रहे। ठीक है, उन्हें पता था, उन्हें इस चीज की नॉलेज पहले से ही थी। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया? ब्रिटिश अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया? जंगल कटवाने शुरू कर दिए। कटवाने के बाद वहां पे क्या किए? फार्म लैंड, क्रॉप लैंड, खेत बनवाने शुरू कर दिए। उन खेत पे फसलें उगाते थे। लोगों से लोग फसल उगाएंगे, फसल उगाने के बाद बेचते थे, बेचने के बाद बढ़िया पैसा कमाते थे। तो अंग्रेजों ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू कर दी, जंगल काट के रेलवे स्टेशन बनवाने शुरू कर दिए। ये सारी चीजें क्या करी? अंग्रेजों ने करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से धीरे धीरे जंगल जो है, जंगल जंगल हमारे कम होते चले गए। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी चलाते हैं लोग, जो बिजनेसमैन कह लो, इंडस्ट्रियलिस्ट बोलो, वो सारी, उनके पास जितनी भी चीजें उन्हें इंडस्ट्री में चाहिए थी, वो सारी कहाँ से आ रही है? वो सब जंगल से आती है, सब कुछ जंगल से आती है। ठीक है, वो उनका क्या काम होता है भाई? एक ये एरिया जंगल का सेलेक्ट कर लिया, ठीक है भाई, ये एरिया है हमारा, यहाँ से लकड़ी लेंगे, जो भी चीज खाने का, जो भी चीज उन्हें चाहिए, मिट्टी, जिस भी चीज की उनका इस्तेमाल है, उन्हें अपना प्रोडक्ट बनाने में जिस भी चीज की उन्हें जरूरत है, वो सारी की सारी जंगल से लेंगे। जब वो जंगल पूरा साफ हो जाएगा, वो क्या करेंगे? दूसरा, कोई दूसरा जंगल ढूंढ लेंगे, वहां उसे काट देंगे, वहां से लकड़ी उठा लेंगे, सब कुछ उठा लेंगे। तो इस तरीके से चल रहे हैं। तो इस तरीके से तो खत्म होंगे ही ना। पहले हमने एक एरिया लिया, उसे बिल्कुल साफ कर दिया, काट पीट दिया, उसके बाद दूसरा एरिया ले लिया जंगल का, ठीक है, वो ले लिया, वो सब काट पीट दिया। हम सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि जो चीज हमने बर्बाद कर दी पीछे, वो जंगल काट दिया हमने, वो कैसे रिन्यू होगा? वो तो नहीं होगा ना। वो तो खत्म, एक बंजर जमीन कर दी हमने बिल्कुल, एक पूरा लैंड डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ये चीजें करते हैं। ठीक है, कहीं फैक्ट्री सेटअप कर ली, ठीक है, वहां से अपने उस वहां आसपास कोई जंगल हो, उससे अपने रिसोर्सेज ले लिए, ठीक है। जब वो जंगल खत्म हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, तो अगले जंगल पे चले जाएंगे, बात खत्म। ऐसे करते आ रहे हैं। अब क्या, अब लेकिन पहले के टाइम पे, कुछ टाइम पहले क्या थे, कुछ मूवमेंट्स, कुछ कदम उठाए गए थे जंगलों को बचाने के लिए। ये अब एक कम्युनिटी है, राजस्थान की कम्युनिटी थी, बिश्नोई कम्युनिटी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जिनके लिए जो उनका जंगल था ना, वो उनका एक
धर्म था, उसे बचाना, उसकी रक्षा करना उनका धर्म था। ठीक है, उनका धर्म था, वो एक रिलीजियस रिलीजियस चीज मानते थे अपने जंगल को। ठीक है, जहाँ पे वो रहते थे। अब क्या है, अमृता देवी बिश्नोई थी, उन्होंने क्या की थी, इस लेडी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी 1731 में। इनके साथ साथ 363 लोग और थे जिन्होंने क्या किया था, जहाँ पे रहते थे जोधपुर के पास एक गांव था जिसका नाम था खजरेला विलेज। खजरेला विलेज में जो खेजड़ी ट्री थे, खेजड़ी के पेड़ उगते थे, उन पेड़ों को बचाने के लिए इस औरत ने, इसके साथ साथ 363 और लोग थे, उन्होंने अपनी जो जान है वो कुर्बान कर दी थी, अपनी सेक्रीफाइस कर दी थी उस जंगल को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसी के उसमें ऑनर में हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, भारत सरकार ने अनाउंस किया एक अवार्ड जिसका नाम क्या था, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। ये अवार्ड घोषित किया अमृता देवी के नाम पे, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी जंगलों को बचाने के लिए। और अकेले ने नहीं, इनके साथ 363 लोग और थे। ये देख रहे हो, तुम समझ रहे हो क्या भाई, जंगल बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। तो सरकार ने एक ऐसे अवार्ड अनाउंस किया उनके नाम के ऊपर। हमें रिसोर्सेज के यूज करने की जरूरत है, हमें पता है हमें रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, चाहिए तो पहले लोगों को भी थे, जो आदिवासी थे वो भी रिसोर्सेज का यूज करते थे, लेकिन उन्हें पता था कि इन्हें सही तरीके से कैसे यूज करना है। तो हमें यूज करना आता है, लेकिन सही तरीके से यूज करना नहीं आता। हमें पता है रिसोर्सेज जरूरत है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन एक सही तरीके से यूज करना, सस्टेनेबल तरीके से यूज करना। सस्टेनेबल तरीका कौन सा होता है, सस्टेनेबल तरीका मतलब हम रिसोर्सेज को यूज भी करें और आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बच भी जाए, इस तरीके से इसे इस्तेमाल करना। ठीक है, जो चीज दो बार इस्तेमाल हो सकती है उसे दो बार करना, जो चार बार हो सकती है उसे चार बार करना। कोई चीज अगर हमने आज, मतलब कि एक तो तरीका ये होता है कि भाई ठीक है, कोई जंगल है उसके आसपास कोई फैक्ट्री लगा दी किसी ने, ठीक, और भाई वो जिसकी फैक्ट्री है वो जंगल में आ रहा है, जो जो चीजें उसे चाहिए लेके जा रहा है, एक है। ठीक है, कुछ कुछ टाइम टाइम पे वो आ रहा है लेके जा रहा है। दूसरा है कि उसने पूरी बारी में जंगल से एक ही बारी में सारी चीजें निकाली, तो वो जंगल तो बंजर जमीन बन गया ना। फर्क है, फर्क है दोनों चीज में। वो कभी कभी लेने आ रहा है, तब तक उसने मान लो दो पेड़ थोड़ा बहुत पेड़ काट के वो लकड़ी का टुकड़ा लेके चला गया, ठीक है, थोड़ा बहुत पत्तियां तोड़ के लेके चला गया फैक्ट्री वाला भी, तब तक वो कुछ महीने बाद वापस आएगा, वो पत्तियां और उग जाएंगी। और एक है कि उसने पूरा का पूरा जंगल ही साफ कर दिया एक बारी में ले गया, तो वो तो बंजर जमीन होगी। तरीका पता होना चाहिए ना यूज करने का। अब एक है इसी के अंदर हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के अंदर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इसमें क्या था, एक चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन चला गया था। ये भी फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए चला गया था। इस मूवमेंट के अंदर क्या था, ये मूवमेंट जो है बेसिकली गढ़वाल 1970s में, गढ़वाल में एक गांव, गढ़वाल गांव में ये मूवमेंट चला था, जहाँ पे उस गांव के जो जंगल थे उन्हें बचाने के लिए लोगों ने क्या किया था, लोग उन पेड़ों को हग करके चिपक के खड़े हुए थे कि नहीं, हम इन्हें नहीं कटने देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये क्या था भाई, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर था और लोकल लोग थे वहाँ पे। लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो है उसे वो जंगल कटवाना था अपने काम के लिए, अपने पर्पस के लिए उसे वो कटवाना था, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनके लिए तो उनका जंगल उनका भगवान था। तो वो क्या कर रहे थे, उन्हें उस जंगल को प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टर आया अपने लोगों को लेके, मशीन मशीन को लेके, तो वो जितने भी जंगल के लोग थे वो सब क्या हुए, पेड़ों को घेर के उनके चारों तरफ मतलब इकट्ठा होकर पेड़ों को हग करके खड़े हुए। ठीक है, कि हम इन्हें कटने नहीं देंगे। तो भाई एक दिन क्या हुआ, एक दिन उस गांव में कोई भी आदमी नहीं था, सभी लोग बाहर गए हुए थे सिर्फ। ठीक है, औरतें औरतें थी। कॉन्ट्रैक्टर को तो ये फायदा लगा कि कोई भी आदमी नहीं है, क्योंकि आदमी प्रोटेक्शन करते थे उस टाइम, मतलब कि पहले औरतें थी, वो घर के काम में रहती थी, आदमी की ये जिम्मेदारी थी कि भाई ठीक है, इन जंगलों को कटने से हमें बचाना है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा, चालाकी दिखाई। उस दिन क्या करा उसने, आया मशीन मशीन लेके, सब कुछ आया जंगल को काटने के लिए। उसे पता था कि यहाँ आज इस गांव में कोई भी आदमी नहीं है। तो उस दिन क्या किया था, उस गांव की जितनी भी औरतें थी वो सब इकट्ठी हुई, उन्होंने पेड़ों को हक किया, खड़ी हो गई अपने उस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए। देख रहे हो कितना एक बोल्ड और एक सॉलिड कदम औरतों ने उठाया था, ये था। फिर इस तरीके से ये मूवमेंट पूरे देश भर में फैल गया, पूरे देश भर में फैल गया, और सरकार को इस चीज पे दोबारा विचार करना पड़ा कि पेड़ काटने के लिए, कि उनकी सरकार को अपनी प्रायोरिटीज पे दोबारा सोचना पड़ा। मतलब इतनी तेजी से मूवमेंट फैला, अलग अलग स्टेट में लोगों ने जंगलों को बचाने के लिए सेम कदम उठाए, सेम ये उठाए, जिसकी वजह से सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ गया।
अब जब एक सिंपल सी बात है, हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, उससे हमारे तो नुकसान है ना, हमारा ही नुकसान है। इससे क्या नुकसान है? सबसे पहले हम पेड़ काटेंगे, पूरी तरीके से पेड़ काटेंगे, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाएगी, ओजोन लेयर की डिप्लीशन बढ़ जाएगी, ठीक है, मिट्टी खराब होगी, पानी खराब होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, ये सारी चीजें होगी, हमें पता है ये सब कुछ होगा, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। किस चीज के लिए? चलो, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए, सिर्फ 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए इंसान को पता है कि अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएगा, फिर भी उसे तुच्छ हरकतें करनी है। समझ रहे हो? उसके बाद आता है बराबरी केस। ये हमारी ये एक और केस स्टडी है, गंगा रिवर की केस स्टडी पढ़ी हमने, चिपको मूवमेंट पढ़ा हमने, उसके बाद उस चिपको मूवमेंट से पहले हमने अ, बिश्नोई वाला केस पढ़ा हमने, ठीक है। ये है हमारा अरावली केस। इस चैप्टर में बेसिकली थोड़ी केस स्टडी ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, तुम कर लोगे आराम से। अब इसमें क्या है, इसमें क्या था, अरावली केस, जिसमें क्या था, लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फॉरेस्ट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। अब ये देखो, इसमें क्या है, 1972 में जो वेस्ट बंगाल का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, वो क्या किया था, वहां पे जो उस जगह पे वेस्ट बंगाल में जो साल के पेड़ थे, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। Failed to protect degraded sal forest because villagers were kept away and conflict increases. इसकी वजह से फिर इसमें क्या था, बेसिकली जो गांव के लोग थे, अब और जो वेस्ट बंगाल की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साल के जो पेड़ थे वहां पे, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या किया, जो वहां के लोग थे, जंगल के लोग थे, उन सबको तो दूर रख दिया, तुम हट जाओ यहाँ से, तुम हट जाओ यहाँ से, ठीक है, हम प्रोटेक्ट करेंगे इस जंगल को, और वो उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई बढ़ गई सरकार के बीच में और वहां के जो लोग थे उन सब के बीच में, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के मूवमेंट चले। अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट ने अपना तरीका बदल दिया। क्या तरीका बदल दिया? अब ए के बैनर्जी फॉरेस्टर वो था, सॉरी, ए के बैनर्जी ऑफिसर था। ए के बैनर्जी आया, उसने क्या किया, उस केस को अपने हाथ में लिया, ठीक है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर था। अब जो विलेजर्स थे, उनका वो क्या काम करते थे, जंगल से उन्हें काम मिलता था, जंगल को वो प्रोटेक्ट करते थे, वहीं से उन्हें खाना मिलता था, सब कुछ वहीं से, लकड़ी उन्हें वहां से मिलती, फोडर उन्हें वहां से मिलता, ये सब कुछ मिलता, ठीक है। और जंगल से जितना भी आता था, 25% वो सरकार को देते थे। तो इस कॉर्पोरेशन की वजह से जो फॉरेस्ट है वो दोबारा से रिकवर हुआ, ठीक है। विलेजर्स ने क्या कहा कि ठीक है, तुम मतलब, बेसिकली अगर मैं तुम्हें केस के बारे में बताऊं, ये है गांव वाले, ये है वेस्ट बंगाल की सरकार, 1972 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि तुम लोग हट जाओ, इस जंगल को हम संभालेंगे। लेकिन जैसे वो संभालने के लिए उन्होंने क्या करा, सब बिगाड़ दिया, ठीक है। जंगल जो है वो बहुत तेजी से गिरता चला गया, पेड़ कटते चले गए, तो जिसकी वजह से जो हमारे वेस्ट बंगाल का डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गांव वाले, उनके बीच में महायुद्ध छिड़ गया। जब उनके बीच में महायुद्ध छिड़ गया, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो उठाना था। तो एक ऑफिसर आया, एक फॉरेस्ट ऑफिसर आया नया, उसका नाम था ए के बैनर्जी। ए के बैनर्जी ने क्या कहा कि विलेजर्स जो है वो जंगल में रहेंगे, जंगल में काम करेंगे, जंगल में फ्यूल वुड इन सबको यूज करेंगे, फोर्डर सब सब, ठीक है, जंगल का यूज करेंगे, लेकिन वहां से जो 25% शेयर आएगा फाइनल हार्वेस्ट में, वो सरकार को दे देंगे। इस तरीके से क्या हुआ, 1983 तक फॉरेस्ट की जो उसी जंगल की वैल्यू 12.5 करोड़ रुपए हो चुकी थी, 12.5 करोड़। इस तरीके से तो ऐसे प्रिजर्व किया जाता है, ऐसे कंजर्व किया जाता है, विलेजर्स ने इस्तेमाल भी किया जंगल का और वहां से फायदा भी उठाया, तो इसे बोलना है सस्टेनेबिलिटी। समझ आई? तो ये था हमारा अभी तक, इसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सबका हमने कर लिया, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अभी ठीक है, इसके बाद बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम वाटर डैम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो